नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात है कि इस दौरान मरने वालों की दर और ग्रोथ रेट में लगातार कमी देखने को मिल रही है और रिकवरी रेट 61% से अधिक हो गया है। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोविड-19 के चलते बनी परिस्थिति के बाद सीबीएसई की कुछ कक्षाओं के लिए सिलेबस को 30% कम करने का फैसला लिया गया है और ये फैसला 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम पर लागू होगा। आपको ये भी बताएंगे कि अनलॉक प्रक्रिया के साथ साथ संसदीय कामों में भी तेजी आने लगी है। संसदीय स्थायी समितियों की बैठक इसी हफ्ते शुरू हो रही है। लिहाजा कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर राज्यसभा सचिवालय ने इन 8 कमेटियों की बैठकों के लिए नए दिशा निर्देश को जारी कर दिया है। इसके अलावा देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है, इस पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के कुल 6 लाख मामले होने के बाद सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह 7 लाख मामले पहुंचने में कुल 159 दिन लगे हैं। लेकिन राहत की बात है कि इस दौरान मरने वालों की दर और ग्रोथ रेट में लगातार कमी देखने को मिली है और रिकवरी रेट 61% से अधिक हो गया है। कोरोना वायरस के मामलों की जांच में तेजी के साथ इससे संक्रमित होने वालों की तादाद भी दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। देश में पिछले 5 दिन के दौरान औसतन 23,000 केस रोजाना दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 22,252 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 467 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,19,655 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 20,160 लोगों की जान जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में 61% से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 4,39,947 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 2,59,557 सक्रिय मामले हैं। आईसीएमआर के अनुसार अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है। इनमें से पिछले 24 घंटे में 2,41,430 लोगों की जांच की गई। इस बीच देश में कोरोना की जांच के लिए लैब की संख्या बढ़कर 1,115 हो गई है। देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार पर नजर डालें तो केरल में 30 जनवरी को भारत में कोविड-19 के पहले मामले का पता चला था। इसके बाद 110 दिन में 19 मई को देश में 1 लाख कोरोना के केस दर्ज किए गए। इसके 15 दिन बाद यानी 125 दिन में 3 जून को भारत के कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया। फिर 10 दिन में संक्रमण की संख्या 2 लाख से 3 लाख तक पहुंच गई। इसके बाद 8 दिन में ये 4 लाख और 6 दिन में 5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। देश में 5 लाख मामले पहुंचने में 149 दिन का समय लगा है। 5 से 6 लाख और 6 से 7 लाख कोरोना के केस पहुंचने में 5-5 दिन का समय लगा है। इस तरह कुल 159 दिन में कोरोना वायरस के मामले 7 लाख के पास पहुंचे हैं। दुनिया में कोविड-19 के मामलों के हिसाब से भारत की बात करें तो इस वक्त ये सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख तक पहुंचने में 159 दिन लगे, जबकि अमेरिका में 7 लाख केस 87 दिन में और ब्राजील में 103 दिन में ही सामने आए। देश में भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन ग्रोथ रेट में लगातार कमी देखने को मिली है। 1 लाख केस के समय ग्रोथ रेट 5.1% थी, जो 7 लाख होते होते 3.5% पर आ गया। इस दौरान डबलिंग टाइम भी बढ़ा है, ये 14 दिन से बढ़कर 20 दिन हो गया है। कोरोना से मरने वालों की दर भी 3% के नीचे आ गई है। 1 लाख केस के समय कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 38% से ज्यादा थी, जो 7 लाख होते होते 61% से अधिक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद भारत पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर और ठीक होने की दर को लेकर दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में है। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 6 जुलाई 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामले दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे कम हैं।
भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के 505.37 मामले हैं, जबकि वैश्विक औसत मामले 1453.25 हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति 10 लाख आबादी में कोविड से मरने वालों की संख्या भी सबसे कम है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से मरने वालों की संख्या 14.27 है, जबकि वैश्विक औसत इससे 4 गुना से भी अधिक यानी 68.29 है। लेकिन देश में कई राज्य हैं जो कोरोना से जुड़े आंकड़ों में राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 2.8% है, लेकिन कुछ राज्यों में ये अधिक है। इसमें गुजरात में 5.33%, महाराष्ट्र में 4.29% और मध्य प्रदेश में 4% कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। देश में कोरोना की जांच में संक्रमित पाए जाने वालों की दर 7.05% है, लेकिन कुछ राज्यों में ये काफ़ी ज़्यादा रही है। जांच में तेलंगाना में 21.06%, महाराष्ट्र में 18.2% और दिल्ली में 15.34% कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 61% है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। कुछ राज्यों में पिछले 7 दिनों में कोविड-19 मामलों में उच्च वृद्धि देखी गई है। इसमें कर्नाटक और तेलंगाना में मामले पिछले कुछ दिनों में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 1843 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि तेलंगाना में 1831 नए केस सामने आए हैं। सबसे पीड़ित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 5368 नए मामले आए हैं। कुल मामले 2,11,987 हो गए हैं और अब तक 9,026 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में सोमवार को कोरोना वायरस के 3,827 नए मामले सामने आए और संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,15,000 के पास पहुंच गई। इस वायरस से और 61 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,571 हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,379 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 1,08,23 हो गई है। अब तक 3,115 लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई बेहतर ढंग से लड़ रहा है। इसकी तस्दीक देश विदेश के संगठन भी कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच में काम लगातार तेजी इसमें देखने को मिल रही है और कोरोना टेस्टिंग के मामले में देश 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकारें और दूसरी एजेंसियां भी मिलकर इस जंग को लड़ रही हैं। भारत कोरोना के खिलाफ जंग को बेहतर और संगठित तरीके से अंजाम दे रहा है। ICMR ने अब तक कोरोना वायरस के 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कर लिए हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। देश में एक ही लैब थी, लेकिन आज देश में यह आंकड़ा 1100 को पार कर चुका है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में छूट देते हुए राज्य सरकार ने होटलों और अन्य संबंधित संस्थानों को 33% क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति देने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने 110 फार्मेसियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन दुकानों ने बुखार और सर्दी की दवाई ले जा रहे लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था। वहीं कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए असम में जोरहाट म्युनिसिपल बोर्ड के तहत आने वाले क्षेत्रों में 9 जुलाई से शाम 7 बजे से 15 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू किया जाएगा। साथ ही इस आदेश से पूरे जिले में सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को जल्द दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। सरकार जल्द ही इसको लेकर गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल जारी करेगी। कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां सामने आ रही थी। इसको लेकर सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो भी लोग मदद चाहते हैं वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान की हेल्पलाइन 08046110007 पर कॉल कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस नोटिफिकेशन के बाद जारी की गई है जिसमें विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को परीक्षाओं को कराने की अनुमति दी गई थी।
कोरोना वायरस को मात देने के लिए सभी की निगाहें इसकी वैक्सीन पर हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत की कंपनियां भी इसकी खोज में जुटी हैं। फिलहाल भारत के 2 टीके ह्यूमन ट्रायल तक बढ़ चुके हैं। फिलहाल जिस वैक्सीन की चर्चा सबसे ज्यादा है उसका नाम कोवैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया है। अगले हफ्ते से इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनलॉक प्रक्रिया के साथ साथ संसदीय काम में भी तेजी आने लगी है। संसदीय स्थायी समितियों की बैठकें इसी हफ्ते से शुरू हो रही हैं। लिहाजा कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर राज्यसभा सचिवालय ने इन 8 कमेटियों की बैठकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा सचिवालय ने संसदीय स्थायी समितियों की बैठकों के लिए 8 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव से बचा जा सके। नए नियमों के मुताबिक समितियों की बैठकों के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्यसभा सचिवालय की तरफ से कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बैठकों के दौरान समितियों के सदस्य 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे और उनके बैठने के लिए उसी तरह से इंतजाम भी किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बैठक में शामिल हो सकें। एक वक्त में मंत्रालय या विभाग की तरफ से सिर्फ 2 ही लोगों को कमेटी के सामने पेश होने की अनुमति होगी। अगर ज़्यादा लोगों की पेश होने की ज़रूरत होगी तो वो भी 2-2 की संख्या में ही बुलाए जाएंगे। स्थायी समिति से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही मुहैया कराई जाएगी। समितियों की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए बैठक कक्ष के दीर्घा में बैठने की व्यवस्था होगी। सदस्यों की हाजिरी के लिए बैठक कक्ष के बाहर ही इंतजाम किया जाएगा। समिति से जुड़े अधिकारी बैठक के बीच मौजूद नहीं रहेंगे। समिति से जुड़े सदस्यों को अपनी उपलब्धता के बारे में पहले से ही जानकारी देनी होगी ताकि उसी हिसाब से बैठने का इंतजाम किया जा सके। हैंड सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल मास्क और दस्ताने पहनने के बाद ही लोगों को कमेटी रूम के अंदर जाने की अनुमति होगी। आगामी दिनों में इन नियमों का पालन करते हुए ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें होंगी। इस महीने की 10 तारीख को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति की एक बैठक बुलाई गई है, जबकि 15 जुलाई को गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक होनी है। दोनों समितियां कोरोना महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विचार विमर्श करेगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट के मद्देनजर लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों में पहली बार संसदीय रिपोर्ट्स की मौजूदगी नहीं रहेगी। वो समितियों की बैठकों की पूरी प्रोसीडिंग को कलम बंद करते हैं, लेकिन बैठकों में सीमित संख्या में मौजूदगी के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय ने ये कदम उठाया है। लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर कई अहम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस क्रम में पहली बार बैठक में रिपोर्टर्स की मौजूदगी नहीं होगी। लोकसभा सचिवालय की कमेटी समन्वय अनुभाग ने पहले जारी निर्देशों में 3 जुलाई को वर्बेटिम रिपोर्टिंग सेवा की मौजूदगी के साथ प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था का उल्लेख किया था, लेकिन अब केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी। उसकी सीडी संबंधित कमेटी ब्रांच को सौंपी जाएगी। जो सदस्य और अधिकारी बैठक में बोलेंगे वो पहले अपना परिचय देंगे। इससे कार्यवाही को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय ने स्थायी समितियों की बैठकों को लेकर कुछ जरूरी हिदायतें दी हैं। कमेटियों की बैठकों में अब तक संसदीय रिपोर्टर्स उसी तरह मौजूद रहते थे जैसे संसद की कार्यवाहियों के दौरान। इनकी पूरी प्रोसीडिंग को वो लिखते हैं। राज्यसभा के रिपोर्टर्स ने 2018 के दौरान संसदीय समितियों की 152 बैठकों की कार्यवाही को 8,704 पन्नों में रिकॉर्ड किया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कोविड-19 महामारी की वजह से नुकसान उठा रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए सरकार मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी करने वाली है ताकि फिल्मों की शूटिंग को एक बार फिर शुरू किया जा सके। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मनोरंजन उद्योग से जुड़े सम्मेलन फिकी फ्रेम 2020 के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को एक साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार टीवी सीरियल, फिल्म मेकिंग, को प्रोडक्शन, एनिमेशन, गेमिंग समेत सभी प्रोडक्शन में इंसेंटिव भी ला रही है।
इनकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि 80 से अधिक विदेशी फिल्म निर्माताओं ने फिल्म सुविधा कार्यालय का लाभ उठाया है और उन्होंने बताया कि फिक्की फ्रेम्स की चर्चा को सकारात्मक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे निश्चित तौर पर नए तरीके विकसित हो सकते हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मनोरंजन उद्योग से जुड़े सम्मेलन फिक्की फ्रेम 2020 के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को एक साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार टीवी सीरियल, फिल्म मेकिंग, को प्रोडक्शन, एनिमेशन, गेमिंग समेत सभी प्रोडक्शन में इंसेंटिव भी ला रही है। इसकी जल्द घोषणा की जाएगी। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि 80 से अधिक विदेशी फिल्म निर्माताओं ने फिल्म सुविधा कार्यालय का लाभ उठाया है। उन्होंने फिक्की प्रेस की चर्चा को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे निश्चित तौर पर नए तरीके विकसित हो सकते हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। We have decided to help industry in many ways, and I can assure you at the beginning that we will be partner with you, because we all need to work together to make a progress and harness the soft power of India, that is media and entertainment. The first among these is the government is coming up with the standard operating procedure for shooting films in India in the light of pandemic. सम्मेलन को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, बदलते दौर में इंडस्ट्री को डिजिटल माध्यमों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Here to say that here is the opportunity, and I think Indian industry can do well if our films, our series, our serials, our soaps are being appreciated globally. The language can't be barrier. These digital platforms can help us to grow. And I'm sure FICCI is the platform through which you can put across your voice. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोविड-19 के चलते बनी परिस्थिति के बाद सीबीएसई की कुछ कक्षाओं के लिए सिलेबस को 30% कम करने का फैसला किया गया है। ये फैसला 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम पर लागू होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम की मूल अवधारणा से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए कुछ हफ्ते पहले कई शिक्षाविदों से सुझाव मांगे गए थे और उन्होंने प्रतिक्रियाओं पर खुशी जताते हुए कहा कि मंत्रालय को 1,500 से अधिक सुझाव मिले। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, जिसके बाद छात्रों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कोविड-19 की वजह से देश में आई आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उससे धीमी पड़ रही विकास की रफ्तार में तेजी आ रही है। ये कहना है सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का। राज्यसभा टीवी के साथ एक खास मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि विश्व की कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से बाहर निकलने की सोच रही है और ये भारतीय उद्योग के लिए मौका है कि वो अपने आप को बदले, नई टेक्नोलॉजी अपनाए और दुनिया में एक नया मकाम बनाए। India Inc. also needs to recognize that there is a big opportunity, both in sectors where the country is emphasizing on developing domestic capabilities, and also in sectors where we basically feel that from the perspective of keeping our competitors at bay, there are opportunities. I think India Inc. needs to recognize this pattern of development. कोविड-19 के चलते मुसीबतों का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर को सहायता देने के लिए सरकार ने विश्व बैंक के साथ $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
उम्मीद है कि इस समझौते के बाद 15 लाख एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। विश्व बैंक से मिली इस राशि से एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों की तरलता यानी नकद की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस क्षेत्र को कर्ज देने वाली संस्थाएं जिसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज्यादा कर्ज देने के लिए रकम मुहैया कराई जाएगी। साथ ही सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए एमएसएमई को ऋण देने और भुगतान में फिनटेक एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिलहाल इन औपचारिक सेवाओं के जरिए मात्र 8% कर्ज का वितरण ही होता है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मकसद दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है। उन्होंने कल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक कार्यक्रम में इस बारे में बात की। आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य कोरोना महामारी के सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों का मुकाबला करना है, साथ ही वैश्विक कारोबार में भारत की स्थिति को और मजबूत करना है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित एक वेबिनार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का दूरगामी लक्ष्य देश के कारोबार और उद्योग जगत में विश्वास पैदा करना और भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रतिस्पर्धी बनाना है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के जरिए सोने की तस्करी के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तस्करी मामले का मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े होने की खबरें चौंकाने वाली हैं। मामले में संयुक्त अरब अमीरात के भारत में स्थित दूतावास की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के जरिए 30 किलो सोना की तस्करी मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कार्यालय शक के घेरे में है। इसे लेकर कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बयान देने के लिए भी कहा है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास ने एक वक्तव्य जारी कर स्पष्टीकरण दिया है। दूतावास ने कहा है कि उसका कोई भी कर्मचारी इस अपराध में शामिल नहीं है। दूतावास ने गैर कानूनी गतिविधियों के लिए कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल करने की निंदा भी की है। वहीं सोना तस्करी मामले में नाम आने की वजह से केरल सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एम शिवशंकर का तबादला कर दिया है। रविवार को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीमा शुल्क अधिकारियों ने भारी मात्रा में सोना बरामद किया था। ये सोना यूएई के वाणिज्य दूतावास के लिए आए बैगों में भरा हुआ था। मामले में एक पूर्व कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई एयरपोर्ट के विकास में 800 करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज मुंबई हवाई अड्डे के संचालित जीवीके समूह के अध्यक्ष डॉक्टर जीवीके रेड्डी, उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम के तहत ईडी की जांच 27 जून को दर्ज सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। सीबीआई की एफआईआर में जीवीके रेड्डी, जीवी संजय रेड्डी समेत 13 लोगों के नाम के साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड समेत और कई कंपनियों के नाम शामिल किए गए हैं। इन सभी को एयरपोर्ट पर ठेका दिया गया था। कोविड महामारी ने देश के औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर खासा असर डाला है। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, निर्माण और पलायन से उपजी परेशानियों के बीच राज्य सरकारें तमाम विकल्प तलाश रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा मूल के लोगों को प्राथमिकता देने का मन बना लिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। सोमवार को हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया। अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि अब भविष्य में हरियाणा में जो भी नई फैक्ट्रियां या पहले से स्थापित कंपनी में नई भर्तियां होंगी, उसमें हरियाणा के युवाओं को 75% नियुक्तियां अनिवार्य होंगी।
वहीं निजी क्षेत्र में उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल होना अनिवार्य है। इस कानून को लागू करने का जिम्मा श्रम विभाग का होगा। कानून के दायरे में आने वाली हर फर्म, फैक्ट्री या आउटसोर्सिंग कंपनी को अपने कर्मचारियों का विस्तृत डेटा सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करवाना होगा। निजी क्षेत्र में ये कानून 50,000 रुपए तक वेतन वाले पदों पर ही लागू होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना पंजीकृत नहीं करवाएगी, उसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के सेक्शन 3 के तहत 25,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिन के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। असम में 17 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की इन फुहारों ने लोगों को राहत की सांस दी। इससे मौसम भी खुशगवार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कई राज्यों में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 10 जुलाई के बीच असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी तक बारिश हो सकती है। असम में 17 जिले में करीब 7 लाख लोग पहले ही बाढ़ से पीड़ित हैं। भारी बारिश की चेतावनी के बाद अधिकारियों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां गंगा, बागमती, कमला बलान सहित दूसरी नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क है। सौराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। जामनगर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं राजकोट, द्वारिका, पोरबंदर जैसे शहर जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं। मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इन इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। अपना ख्याल रखें और कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर संभव काम करें, सावधानी बरतें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।